Respiratory pathology part 2. The patient chest x-ray shows hilar lymph nodes, granuloma but no necrosis. डायग्नोसिस क्या होगी? सार्कोइडोसिस. ये पहले भी डिस्कस हो चुका है. इसका निमोनिक था आपके पास ग्रेन ABC. तो आपको पता है कि अगर हाइलर लिम्फ नोड्स आ जाएं साथ ग्रैन्युलोमा आ जाए तो आप या टीबी सोचोगे या सार्कोइडोसिस सोचोगे. अब इसमें नेक्रोसिस नहीं है तो सार्कोइडोसिस आंसर होगा. अगर इसमें नेक्रोसिस हो जाती तो फिर केसिएटिंग नेक्रोसिस होती तो फिर टीबी की तरफ चले जाते हैं. Which of the following measurements is of little value in restrictive lung disease? अब restrictive lung disease कौन सी हैं जिसमें inability to fill the lungs, मतलब कि लंग्स को आप पूरी तरीके से फिल नहीं कर सक रहे, तो इसमें आपका FEV1 ओवर FVC रेशो जो है वो या तो नॉर्मल रहेगा या फिर बढ़ जाएगा. ठीक है, तो FEV1 ओवर FVC रेशो तो आपको पता है कि इसी की बेस पे हम लोग डायग्नोज कर रहे होते हैं रिस्ट्रिक्टिव और ऑब्स्ट्रक्टिव डिजीजेस. ठीक है, तो B, C और D तो वैल्यू के हैं. ठीक है, फिर दूसरा है आपके पास वाइटल कैपेसिटी. वाइटल कैपेसिटी भी इंपॉर्टेंट है. अब जो PEFR है वो है पीक एक्सपिरेटरी फ्लो वॉल्यूम. ठीक है, या रेट. अब जो पीक एक्सपिरेटरी फ्लो रेट है ना, ठीक है, ये मेजर कर रहा होता है कि हाउ फास्ट अ पर्सन कैन एक्सहेल. तो अब ये जो है एक्सपिरेटरी फोर्स जो है ना, इससे ये पता चल रहा है कि ये ऑब्स्ट्रक्टिव डिजीज के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, लेकिन रेस्ट्रिक्टिव में इसका कोई काम नहीं है. ठीक है, तो इसका आंसर होगा PEFR. Which of the following measurements is of little value in restrictive lung disease? The answer is PEFR. What is not true about cystic fibrosis? अच्छा, cystic fibrosis आपको पता है कि एक ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीज़ है जिसमें जो आपकी CFTR जीन होती है ऑन क्रोमोसोम नंबर 7 वो डिफेक्टिव होती है और इसकी वजह से आपकी इम्पेयर्ड होती है पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन, जिसकी वजह से जो आपका ATP गेटेड क्लोराइड चैनल्स होती हैं उनमें इशू आ रहा होता है. जब उनमें इशू आता है तो अल्टीमेटली आपके स्वेट के अंदर सोडियम और क्लोराइड की कंसंट्रेशन बढ़ जाती है. सोडियम की भी और क्लोराइड की भी कंसंट्रेशन बढ़ जाती है स्वेट के अंदर. तो अल्टीमेटली ज़्यादा सोडियम लॉस हो जाता है जिसकी वजह से हाइपोनेट्रीमिया हो जाता है. हाइपोनेट्रीमिया. एक चीज़ जो पूछी जाती है बहुत कॉमनली वो ये है कि डायग्नोस्टिक क्या होता है सिस्टिक फाइब्रोसिस के लिए. सिस्टिक फाइब्रोसिस के लिए डायग्नोस्टिक ये होता है कि आपके स्वेट के अंदर क्लोराइड कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज़्यादा होती है. इंक्रीज्ड क्लोराइड कॉन्सेंट्रेशन इन स्वेट. ऑप्शंस में दोनों आता है, इंक्रीज सोडियम भी आता है, इंक्रीज क्लोराइड भी आता है, लेकिन आपने इंक्रीज क्लोराइड कंसंट्रेशन को ही प्रेफर करना है. इसके अलावा सिस्टिक फाइब्रोसिस के आ जाते हैं आपके पास प्रेजेंटेशन में आपने याद रखना है 3 चीज़ें होती हैं. एक तो रेस्पिरेटरी, दूसरी आ जाती है GIT और तीसरी आ जाती है सेक्सुअल. ठीक है, रेस्पिरेटरी में क्या है कि आपकी सिक्रीशंस जो हैं वो बहुत ज़्यादा थिक होती हैं जिसकी वजह से रिकरेंट पल्मोनरी इन्फेक्शंस हो रही होती हैं और अल्टीमेटली ब्रोंकिएक्टेसिस हो जाता है. GIT में आपने क्या याद रखना है कि पेनक्रियास की भी जो है सिक्रीशन, ठीक है, वो भी थिक हो जाती है जिसकी वजह से पेनक्रियाटिक इनसफिशिएंसी होती है अल्टीमेटली और मैल एब्जॉर्प्शन होता है. और साथ ही साथ मैल एब्जॉर्प्शन होगा तो उसकी वजह से स्टिटोरिया होगा कि स्टूल के अंदर फैट आने लग जाएगा और जब स्टूल के अंदर फैट आएगा तो विटामिन A, D, E, K की भी डेफिशिएंसी हो जाएगी. ये सारी फैट सॉल्युबल विटामिन्स हैं. उसके बाद सेक्सुअल में क्या याद रखना है? सेक्सुअल में ये चीज़ याद रखनी है कि इनफर्टिलिटी होती है मेन में क्योंकि इसके साथ एसोसिएटेड होती है एब्सेंस ऑफ वैस डेफरेंस. एब्सेंस ऑफ वैस
तो इसीलिए इनफर्टिलिटी हो जाती है मैन में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। अब आप देखें कि इसमें ट्रू क्या नहीं है सिस्टिक फाइब्रोसिस के बारे में। ऑटोसोमल रिसेसिव है, क्रोमोसोम 7 पे है, सोडियम क्लोराइड कंटेंट ज़्यादा होता है स्वेट में, ठीक है। 90% पेशेंट्स हैव बोथ पल्मोनरी एंड पेनक्रियाटिक डिजीज़, ये भी ठीक है। तो ये डी ऑप्शन जो है ये नहीं होती सिस्टिक फाइब्रोसिस में। इसमें बेसिकली इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल अक्रॉस द रेस्पिरेटरी एपिथेलियम इज इंक्रीज हो जाता है, डिक्रीज नहीं होता। अब राबिया अली में इन्होंने ऑप्शन ई की हुई है जो कि गलत है, आंसर इसका डी होना चाहिए। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ कार्टेगनर सिंड्रोम। कार्टेगनर सिंड्रोम होता क्या है असल में? कार्टेगनर सिंड्रोम बेसिकली ऑटोसोमल रिसेसिव है, जैसे कि आपकी सिस्टिक फाइब्रोसिस थी, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि इसमें सिलियरी मोशन का डिसऑर्डर होता है कि सिलियरी मोशन प्रॉपर नहीं हो रहा होता, सीलिया बीट नहीं कर रहे होते, जिसकी वजह से जो चीज़ें उसने आगे प्रोपेल करनी है वो नहीं कर रहे होते, ठीक है। अब इसमें ना रेस्पिरेटरी सिक्रीशंस प्रॉपर प्रोपेल होती हैं, तो ब्रोंकिएक्टेसिस हो जाती है, साइनसाइटिस हो जाता है, ठीक है। जो स्पर्म है, ठीक है, वो पूरी तरीके से आगे प्रोपेल नहीं हो रहा होता, तो मेल इनफर्टिलिटी होती है। और ऑटोसोमल रिसेसिव तो है ही। इसमें साइटस सोइटस नहीं होता। साइटस सोइटस का क्या मतलब है? द नॉर्मल पोजीशनिंग ऑफ thoracic एंड एब्डोमिनल कंटेंट्स। इस केस में जो कार्टेगनर सिंड्रोम है, इस केस में साइटस इन्वर्सस होता है, मतलब कि आपके जो लेफ्ट साइड वाले ऑर्गन्स हैं वो राइट साइड भी होते हैं, ठीक है। तो बेसिकली कार्टेगनर सिंड्रोम में ऑटोसोमल रिसेसिव है, सिलियरी मोशन डिसऑर्डर है, ठीक है। इसके अंदर आपकी जो है ना वो साइटस इन्वर्सस होता है, मेल इनफर्टिलिटी हो जाती है, ब्रोंकिएक्टेसिस होती है। तो ये चीज़ें आपने याद रखनी है। अब चलते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ। इन एस्थमा वन शुड टेस्ट एंटीबॉडीज अगेंस्ट लीजियोनेला, माइकोप्लाज्मा, एस्परजिलस एंड क्लेमीडिया। किसके खिलाफ एंटीबॉडीज टेस्ट करनी चाहिए? टेस्ट करनी चाहिए जी एस्परजिलस के खिलाफ, क्योंकि इसमें ABPA हो जाता है। ABPA क्या होता है? एलर्जिक ब्रोंकोपल्मोनरी एस्परजिलोसिस, ठीक है। तो इसीलिए एस्थमा के अंदर आपने एस्परजिलस की एंटीबॉडीज टेस्ट करनी है। द सिंगल मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉज ऑफ COPD इज स्मोकिंग, एयर पोल्यूशन, एलर्जी या इंडिविजुअल ससेप्टेबिलिटी। ये तो पता ही है कि मोस्ट कॉमन कॉज जो है COPD का वो स्मोकिंग है, ठीक है। क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज, इसका मेजर कॉज क्या है? स्मोकिंग। विच टाइप ऑफ सेल्स पार्टिसिपेट इन एजमा, ठीक है। मास्ट सेल्स, इयोसिनोफिल्स, टी लिम्फोसाइट्स या ऑल ऑफ द अबव। आपको पता है कि बेसिकली ये सारे सेल्स जो है ना वो इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। तो इस केस में आप ऑप्शन डी सेलेक्ट करेंगे। लेकिन अगर वो कहते हैं कि ऑल ऑफ द अबव की ऑप्शन नहीं आती, तो फिर आपने हमेशा मास्ट सेल्स को प्रेफर करना है, ठीक है। इंटरल्यूकिन दैट डिलेज इयोसिनोफिल एपोप्टोसिस दस लीडिंग टू क्रॉनिक एस्थमा। अच्छा, अब ये इंटरल्यूकिन से फंक्शंस आपको वैसे आने चाहिए, ठीक है। इस केस में मैं आपको बता देता हूँ कि जो इंटरल्यूकिन 2 है ना, ठीक है, ये होती है फॉर प्रोलिफरेशन ऑफ फैक्टर T एंड B सेल्स, ठीक है। इंटरल्यूकिन 8 जो है ये आपको पता है कि ये होती ही कीमोट्रैक्टेंट है, ठीक है। जो कीमोटैक्सिस करवा रही होती है वो इंटरल्यूकिन 8 करवा रही होती है। चार चीज़ें थी ना जो कीमोटैक्सिस करवाती हैं, C5a, ल्यूकोट्राइन, B4, इंटरल्यूकिन 8 और बैक्टीरियल सेल प्रोडक्ट्स, ठीक है। तो ये चार चीज़ें कीमोटैक्सिस करवा रही थी ना, तो इंटरल्यूकिन 8 का कीमोटैक्सिस जो है ना वो फंक्शन है, ठीक है। इसी तरीके से जो आपके पास आ जाती है इंटरल्यूकिन 15, ठीक है, इसका भी यही काम है कि इसने टी सेल की एक्टिवेशन करवानी होती है और प्रोलिफरेशन करवानी होती है और नेचुरल किलर सेल्स की एक्टिवेशन करवानी होती है। अब पीछे रह गई जी इंटरल्यूकिन 5। इंटरल्यूकिन 5 ही जो है वो इयोसिनोफिल एपोप्टोसिस को डिले करवा रही होती है। जो एग्जैक्ट चीज़ लिखी हुई है ना गेनोम में, ठीक है, वो ये लिखी हुई है कि इंटरल्यूकिन 5 हेल्प्स इन डिफ्रेंसिएशन ऑफ इयोसिनोफिल्स बाय डिक्रीजिंग एपोप्टोटिक डिग्रेडेशन, ठीक है। तो उधर से ये चीज़ उठाई गई है।
इंटरल्यूकिन 5 ही आंसर है इस एमसीक्यू का। विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिक्रीज्ड इन क्रॉनिक एस्थमा। आपको पता है कि एस्थमा जो है वो वैसे ही ऑब्स्ट्रक्टिव डिजीज है, तो उसके अंदर इनएबिलिटी टू एम्प्टी द लंग्स होगा, ठीक है। तो फोर्स एक्सपिरेटरी वॉल्यूम इन द फर्स्ट सेकंड कम होगा। अगर वो पूछते हैं ना सिंगल मोस्ट इंपॉर्टेंट इन्वेस्टिगेशन टू डायग्नोज एस्थमा, तो उसमें भी आप FEV1 ही चूज करेंगे। तो ये तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट भी है, ये बार बार पूछा गया है। फिर आ जाता है जी, मोस्ट कॉमन हिस्टोलॉजी फाउंड इन लंग ट्यूमर्स इज, ये अडीनोकार्सिनोमा है। देखिए मैं आपको बताता हूँ कि अगर वो पूछते हैं ना कि मोस्ट कॉमन लंग कैंसर इन नॉन स्मोकर्स, तो आप चूज करेंगे अडीनोकार्सिनोमा। अगर वो पूछते हैं ओवरऑल, तो आप चूज करेंगे अडीनोकार्सिनोमा। अगर वो ये पूछ लेते हैं कि मोस्ट कॉमन लंग कैंसर ओवरऑल और साथ इसके ऑप्शंस मेटास्टेसिस की भी आ जाती है, तो आपने मेटास्टेसिस चूज करनी पड़ेगी आपको, क्योंकि मेटास्टेसिस जो है वो ज़्यादा कॉमन है एज़ कंपेयर टू प्राइमरी लंग ट्यूमर्स। मतलब कि ओवरऑल अगर आप देखते हैं तो मेटास्टेसिस ओवर अडीनोकार्सिनोमा। अडीनोकार्सिनोमा प्राइमरी लंग कैंसर सबसे ज़्यादा कॉमन है, इसके अलावा नॉन स्मोकर्स में अडीनोकार्सिनोमा कॉमन है। तो ये था रेस्पिरेटरी पैथोलॉजी का पार्ट 2।